आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कितना भी जोड़ लगाए, कितना भी बड़ा गठबंधन कर ले, लेकिन आज के एनालिसिस के आधार पर यह क्लियर है कि दिल्ली का उत्तर पूर्व क्षेत्र से अगर मनोज तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन मनोज तिवारी जी के विजय रथ को नहीं रोक पाएगा और मनोज तिवारी जी मिनिमम 1.5 लाख के वोट से चुनाव जीत करके फिर से तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। 2020 के विधानसभा को आधार लीजिए, मनोज तिवारी जी के संसदीय क्षेत्र में केवल सीमापुरी, बाबरपुर और एक सीलमपुर, यही 3 जगह है जहां पर कि उनको थोड़ा मेहनत करना है और इसके अलावा हर एक विधानसभा में उनको जो है लीड है और मनोज तिवारी जी के विजय रथ को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिल करके रोक ले, ये उन दोनों की औकात नहीं है कि वो तिवारी जी के विजय रथ को रोक ले। कि मनोज तिवारी जी हमेशा लाख वोट से ऊपर तो लीड करेंगे ही 2024 के चुनाव में। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में ही जाकर के आपको फाइनल पता चलेगा कि मनोज तिवारी जी के विजय रथ को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर रोक पाएगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज, भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस को जितनी जल्दी है दिल्ली में गठबंधन करने की, उससे ज्यादा जल्दीबाजी में आम आदमी पार्टी गठबंधन करने की ओर अग्रसर है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर गठबंधन मेरा कांग्रेस से दिल्ली में नहीं हो पाया तो शायद हम इज्जत भी नहीं बचा पाएंगे, तो कहीं सारे सीटों पे तीसरे नंबर पर चले गए, क्योंकि पिछली बार 5 सीटों पर वे तीसरे नंबर पर थे। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को कुछ ज्यादा जल्दीबाजी है कि हमको गठबंधन करना है। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए यही लेकर आया हूं कि कांग्रेस और आपका गठबंधन, यानी मैं ये नहीं अब कह रहा हूं कि कौन सा सीट कांग्रेस को मिलेगा और कौन सा सीट आम आदमी पार्टी को मिलेगा। मान लीजिए गठबंधन हो गया तो मैं एक सीरीज चलाने जा रहा हूं कि दिल्ली के 7 सीट पर क्या होगा। किसी का गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस और आपका यदि वोट जुड़ भी जाता है तो दिल्ली के 7 के 7 लोकसभा सीट पर अलग अलग दिन मैं आपके सामने आऊंगा और आपको मैं बताऊंगा। तो आज हम उसी मार्ग पर चलते हुए दिल्ली के उत्तर पूर्व जो लोकसभा सीट है, जहां से सांसद हैं मनोज तिवारी जी, तो मनोज तिवारी जी के विजय रथ को रोक पाएगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दोनों। तो आज हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं दोस्तों। फिर नई दिल्ली मीनाक्षी लेखी जी के लिए जो है मैं उस पर भी बनाऊंगा, फिर चांदनी चौक, फिर जो है दक्षिणी दिल्ली, ऐसे करके 7 पर बनाऊंगा। मैं यहां दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि मैंने 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें जो वोट गिरे थे उसको आधार लिया है और 2020 में जो विधानसभा में वोट गिरा है उसको आधार लिया है। और साथ में लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बावजूद मनोज तिवारी जी किस किस लोक विधानसभा में कितने मतों से आगे हैं और कितने मतों से पीछे हैं और ओवरऑल कितने वोट से मनोज तिवारी जी आगे हैं, और उसी तरह विधानसभा में मनोज तिवारी जी के वोट के साथ में विधानसभा वाइज भी अगर जो 2020 का ट्रेंड था, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट जुड़ जाता है तो मनोज तिवारी जी के लिए क्या होगा। और अंत में मैं आपको ओवरऑल जो वोटों की संख्या बढ़ी 19 के तुलना में 20 में, तो उस वोट के बढ़ने पर उसमें से मनोज तिवारी जी को कितना वोट मिल सकता है
उन सबों का आज आपको एक लेखा जोखा दूंगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में ही जाकर के आपको फाइनल पता चलेगा कि मनोज तिवारी जी के विजय रथ को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर रोक पाएगा या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है वहां पर हम लोग देखें कि कुल मतदान कितना हुआ था पिछले लोकसभा में। 67.32% वोट गिरे थे। वहां पर टोटल जो वोटर हैं वो 19,57,708 है और वोट गिरा था 13,17,974। इस 13,17,974 वोट में मनोज तिवारी जी को 7,87,799 वोट मिला था, यानी कि 53.9%। शीला दीक्षित जी कांग्रेस से खड़ी हुई थी, 4,21,697 वोट आया था, यानी कि 28.5%। और दिलीप पांडे आप से खड़े हुए थे, 1,90,856, 13% मात्र वोट आया था। और ये राजनीतिक नाक कान दोनों कटवा लिए थे तीसरे नंबर पे आके। अब जरा इन दोनों मतों को जोड़िए, अभी मैं आगे डिटेल्स बताऊंगा। तब भी 4 1 5 और एक 6 लाख वोट बनता है। लगभग 1.5 लाख मतों से मनोज तिवारी जी, अगर पिछले लोकसभा चुनाव के वोटों में दोनों को 100% जोड़ दीजिए, जबकि ऐसा होता नहीं है, तब भी मनोज तिवारी जी का विजय रथ 1.5 लाख वोट से आगे चल रहा है। अब आइए दोस्तों, एक एक विधानसभा वाइज देखिए कि विधायक किसके हैं। दिल्ली के उत्तर पूर्व लोकसभा में 10 विधानसभा सीट है, वैसे भी 7 लोकसभा, तो हर एक में 10। बुराड़ी से आम आदमी पार्टी, तिमारपुर से आम आदमी पार्टी, सीमापुर से आम आदमी पार्टी, रोहतास नगर से बीजेपी, सीलमपुर से आम आदमी पार्टी, घोंडा से बीजेपी, बाबरपुर से आम आदमी पार्टी, गोकुलपुर से आम आदमी पार्टी, मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी और करावल नगर से बीजेपी। मतलब कि 62 सीट अरविंद केजरीवाल के पास है, 8 सीट बीजेपी के पास है। उसमें से 3 बीजेपी के लोग अकेले मनोज तिवारी जी के लोकसभा सीट से जीते हैं। उनके लोकसभा के अंदर जो विधानसभा आता है उसमें से जीते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखिए कि पूरे दिल्ली से 8 बीजेपी के एमएलए हैं और उनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मनोज तिवारी जी के उत्तर पूर्व लोकसभा के अंदर आते हैं और वहां से विजय हुए हैं, तो वैसे भी मनोज तिवारी जी का पलड़ा भारी लगता है। अब आइए दोस्तों, एक एक विधानसभा पे चर्चा करें कि जैसे बुराड़ी विधानसभा में 2019 में मनोज तिवारी जी को कितना वोट आया था, 2020 के विधानसभा में कितना आया था, फिर इन दोनों को जोड़कर देखेंगे कि मनोज तिवारी जी आगे हैं कि नहीं, और यहां इन दोनों के वोट को मनोज तिवारी जी के साथ क्रॉस कराएंगे और तब देखेंगे कि अगर 20 को भी बेस लिया जाए तो क्या मनोज तिवारी जी के विजय रथ को ये लोग रोक सकता है। तो आइए दोस्तों, 2019 के लोकसभा सीट में टोटल वोट 2,04,900 था, गिरा था, और बुराड़ी विधानसभा में 2020 के अनुसार 3,61,703 वोटर थे। इनमें से बुराड़ी विधानसभा में संजीव झा यहां से जीते हैं, 2,22,256 वोट मिला है। मनोज तिवारी जी को बुराड़ी विधानसभा से 1,31,770 वोट मिला है। जरा सोच करके देखिए कि शीला दीक्षित जी जैसे धाकड़ कैंडिडेट के सामने मनोज तिवारी जी 1,31,770 वोट लेकर के आते हैं, और दिलीप पांडे को उस इलाके से संजीव झा का सबसे बड़ा बैकअप होगा, क्योंकि संजीव झा पिछले टर्म में भी एमएलए था। उसके बावजूद बुराड़ी से दिलीप पांडे पानी नहीं मांग पाया, 37,626 वोट आया है। यानी इन दोनों के मतों को जोड़ते हैं तो तिवारी जी 65,385 वोट से बुराड़ी विधानसभा में लोकसभा के हिसाब से आगे चल रहे हैं। अब 20 में क्या हुआ दोस्तों कि यहां से जनता दल यू के साथ गठबंधन के कारण बीजेपी उनको टिकट दे दिया। संजीव झा के सामने मनोज तिवारी जी तो चुनाव लड़ने आए नहीं थे,
और वो कहां सांसद है, कहां एमएलए, इसमें क्या आएंगे वो चुनाव लड़ने के लिए। तो मनोज तिवारी जी चेहरा नहीं है और बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, इसलिए संजीव झा और प्रमोद त्यागी जो आरजेडी से खड़े हुए थे, दोनों का वोट जोड़ने पे 10,000 वोट से मनोज तिवारी जी पीछे चल रहे हैं। अगर 2020 के चुनाव को देखिए तो अगर मैं सबको एक साथ जोड़ना चाहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से इस बार बुराड़ी में मनोज तिवारी जी को कम से कम 40,000 का बढ़त मिलना चाहिए। ये सेफोलॉजी दोनों के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि बुराड़ी में अगर पिछला लोकसभा का ट्रेंड और पिछला विधानसभा का ट्रेंड हो और उसमें मनोज तिवारी जी के एक कैंडिडेट हो और सामने कोई और हो, तो ये 40,000 वोट का अंतर जो है दिखाई देता है। अब आइए तिमारपुर, जो दिलीप पांडे का घर था। सोचिए तिमारपुर लोकसभा सीट में जब मनोज तिवारी जी जैसे कैंडिडेट आके खड़े हो जाते हैं तो 63,235 वोट आता है, शीला दीक्षित को 30,000 आता है और उसी विधानसभा में दिलीप पांडे तीसरे नंबर पर होते हैं 21,820 वोट और यहां तिवारी जी 10,750 वोट से आगे हैं। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो यहां पर क्या हुआ कि अब कैंडिडेट बदल जाएगा बीजेपी से और सारे के सारे शीला दीक्षित का वोट देखिए शिफ्ट हो गया है दिलीप पांडे को। तो अगर हम यहां से मनोज तिवारी जी को मतलब कि ऐसे कराएं तो तिवारी जी, मनोज तिवारी जी 11,229 वोट से पीछे हो जाते हैं इधर से, अगर कांग्रेस और बीजेपी साथ होती है। लेकिन सेफोलॉजी कह रहा है कि यहां से भी मनोज तिवारी जी को कितना भी कम होगा तो 10,000 का बढ़त मिलेगा, यानी 50,000 के बढ़त में मनोज तिवारी जी ये दोनों विधानसभा में होंगे। बस मनोज तिवारी जी को केवल सीमापुरी विधानसभा में अपने को देखना है। वहां पर मनोज तिवारी जी को फिर भी लोकसभा में बंपर वोट मिला 60,140, शीला दीक्षित को 39,982 और आम आदमी पार्टी को 21,615। ये दोनों जोड़ने पर अगर दोनों जुड़ जाए तो मनोज तिवारी जी 1457 वोट से पीछे हैं। तो यहां पर मनोज तिवारी जी को इस बार के चुनाव में कम से कम प्रयास करना चाहिए कि 10,000 का लीड ले लें। और विधानसभा के हिसाब से भी यहां देखिए राजेंद्र पाल गौतम है आप वाले 88,000, तो मनोज तिवारी जी 35,000 वोट से पीछे हैं। मतलब कि मनोज तिवारी जी को सीमापुरी विधानसभा सीट में थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है। सीमापुरी विधानसभा सीट में या तो 0-0 हो जाए या सामने वाला बहुत कम बढ़त लेकर के जाए, जैसे ये 1457 वोट है, दोनों के जुड़ने पर की बात कर रहे हैं। अकेले अकेले में तो कोई भी मनोज तिवारी जी के सामने नहीं आ पाएगा। अब आइए रोहतास नगर विधानसभा, यहां से मनोज तिवारी जी को 82,999 वोट है, कांग्रेस और आप मिलकर 47,296 है, मनोज तिवारी जी 35,703 वोट से आगे हैं। और अगर 2020 के विधानसभा को लें तब भी मनोज तिवारी जी आगे हैं, क्योंकि सरिता सिंह जी आम आदमी पार्टी और विपिन शर्मा कांग्रेस मिलकर के 65,904 वोट पाते हैं। अगर यहां से भी तिवारी जी के वोट को माइनस करना चाहें तो तिवारी जी 17,095 मतों से आगे चल रहे हैं। अब आइए सीलमपुर विधानसभा, दूसरा विधानसभा क्षेत्र यह है जहां मनोज तिवारी जी को मेहनत करने की आवश्यकता है। यहां 36,000 वोट इनको है, शीला दीक्षित इनको लीड कर गई थी, यहां 64,382 वोट आया था। दिलीप पांडे को तो मात्र 10,000 वोट आया, कहले चुनाव लड़ा था, समझ में नहीं आ रहा है। यहां मनोज तिवारी जी लोकसभा के हिसाब से 37,700 मत पीछे थे। और 2020 में इधर जो अब्दुल रहमान और मतीन अहमद को वोट मिला है, उसके साथ अगर मनोज तिवारी जी का तुलना करें तो यहां 56,168 मतों से पीछे हैं। यहां हमको लगता है कि मनोज तिवारी जी को हो सकता है कि अगर दोनों जुड़ जाए 15-20 हजार वोट का नुकसान हो सकता है। लेकिन अब तक के विधानसभा को अगर जोड़ा जाए तो ऐसा लग रहा है कि 30,000 वोट से मनोज तिवारी टोटल यहां तक में आगे चल रहे हैं। अब आइए दोस्तों गोंडा विधानसभा,
देख लीजिए, मनोज तिवारी जी अकेले लीड कर रहे हैं, 91,000 वोट है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलने के बाद भी मनोज तिवारी जी 53,263 मतों से आगे हैं। और अगर विधानसभा के हिसाब से भी तुलना करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को विधानसभा में जितना वोट आया, अगर उसमें भी मनोज तिवारी जी के इस विधानसभा के लोकसभा के वोट को जोड़ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि लोकसभा का क्यों तुलना कर रहे हैं। अरे भाई, लोकसभा में हम इस विधानसभा को ही देख रहे हैं, वरना उनको तो 6 लाख वोट आया है। 2019 के 6 लाख वोट में गोंडा विधानसभा से तिवारी जी को 91,808 वोट आया था। तो अगर आप आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझे तो 2020 में प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन मनोज तिवारी जी एक ऐसे ब्रांड हैं कि अगर उनके सामने गोंडा विधानसभा के इस विधायक को जोड़ा जाए तब भी तिवारी जी 32,897 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी अब देख लीजिए, लीड हो गया फिर 50,000 से ऊपर। अब आइए बाबरपुर, यहां मनोज तिवारी जी पीछे चल रहे हैं अगर ये दोनों जुड़ जाए तो, क्योंकि कांग्रेस और आप 69,000 हो रहा है और 57,000 मनोज तिवारी जी हो रहे हैं, तो यहां 11,000 वोट से पीछे हैं और विधानसभा के हिसाब से 26,000 मतों से पीछे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बाबरपुर में अगर 20,000 का फिर लॉस हो रहा है मान लीजिए, तो तिवारी जी फिर 30,000 वोट से अभी भी लीड कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों गोकुलपुर। गोकुलपुर में तिवारी जी को अकेला 81,000 वोट आया है। आप देखिए तो 27,000 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो 9,000 से मान लीजिए पीछे चल रहे हैं। दोनों का बैलेंस अगर निकालिएगा तो अभी भी तिवारी जी यहां 20,000 से लीड कर रहे हैं, यानी फिर तिवारी जी का लीड 50,000 का हो गया। अब आइए दोस्तों मुस्तफाबाद, यहां पर तिवारी जी को 73,000 वोट आया है, कांग्रेस आपको 87,000 आया है। यहां तिवारी जी 14,000 मत से पीछे हैं और विधानसभा के हिसाब से 30,000। मान लेते हैं कि फिर 20,000 के नुकसान में अगर चले जाएं तो 30,000 के मतों से फिर वो आगे चल रहे हैं। और करावल नगर में मनोज तिवारी जी का जबरदस्त जो है स्वीप किए हैं, 1,05,000 वोट करावल नगर में मनोज तिवारी जी को आया। सारे विधानसभा में बुराड़ी फर्स्ट, सेकंड करावल नगर। यहां से मनोज तिवारी जी 45,000 से लीड कर रहे हैं। और वहीं अगर विधानसभा के हिसाब से दुर्गेश पाठक के सामने खड़ा कर दिया जाए तो मनोज तिवारी जी को क्या कहते हैं, मनोज तिवारी जी यहां तो ऐसे भी मोहन सिंह बिष्ट जीते हैं, 15,000 वोट से आगे हैं। यानी यहां भी 30,000 के मतों का अंतर दिख रहा है। तो दोस्तों अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2020 के भी चुनाव के ट्रेंड को लिया जाए, वोटर के ट्रेंड को लिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 विधानसभा मिला करके मनोज तिवारी जी लगभग 1 लाख से ऊपर मतों के लीड से जो है चुनाव जीत जाएंगे। उनके विजय रथ को कांग्रेस और आप मिलकर नहीं रोक पाएगा। आप जरा देखिए 2019 का परिणाम, मनोज तिवारी जी के पास लीड था 1,75,000। तिवारी जी को वोट मिला था 7,87,799। कांग्रेस आप मिल जाए तो भी 6,12,553, पौने 2 लाख का मत का अंतर है। और मैं अगर 20 के ट्रेंड को भी ले रहा हूं कि नहीं 2020 में आंधी था अरविंद केजरीवाल का, तो भी मुझे, जो मैं आपके सामने एनालाइज किया, मुझे नहीं लग रहा है, वो एनालिसिस कह रहा है कि मनोज तिवारी जी हमेशा लाख वोट से ऊपर तो लीड करेंगे ही 2024 के चुनाव में। अब आइए दोस्तों मैं दिखाऊं कि मनोज तिवारी जी विधानसभा में जो कुछ कम उनका दिखा वोट, उसका कारण था वोटर का संख्या बढ़ना। 2019 में उनके लोकसभा सीट में कुल मतदाता थे 19,57,708। तो लोकसभा में जो वोट का लीड गिनाया गया वो यहां से गिना गया। लेकिन 2020 में वोटरों की संख्या बढ़ गई 23,74,680। तो ये 4,16,000 वोटर मनोज तिवारी जी जब सांसद के रूप में खड़े थे तब ये वोट नहीं किए थे, ये अब वोट करेंगे।
तो अब जरा सोचकर देखिए कि इनका झुकाव जो है जब मनोज तिवारी जी की तरफ होगा तो अब ये लीड बढ़कर फिर 1.5 लाख हो जाता है कि नहीं। अब आइए दोस्तों, लोकसभा में मनोज तिवारी जी को वोट इतना मिला और विधानसभा में कांग्रेस आपको मिला के 9 लाख होता है, लेकिन इससे लीड दिख रहा है कांग्रेस को 1,17,000 और आपको, लेकिन ये 7 लाख वोट 19 लाख पे आया है और ये 23 लाख पे आया है 9 लाख वोट। तो जरा सोच करके देखिए कि ये जो 4 लाख वोटर, यानी कि ये 4 लाख वोटर को अगर यहां पर जोड़िएगा तो तिवारी जी 1.5 लाख के लीड में चले जाएंगे। यानी मैं ये देख रहा हूं कि 2019 के लोकसभा को बेस ईयर लीजिए या 2020 के जो है विधानसभा का बेस ईयर लीजिए, मनोज तिवारी जी हर हाल में 1.5 लाख जो है वोट के लीड से चुनाव को जीत रहे हैं। अब आइए दोस्तों, ये देख लीजिए अंतर। विधानसभा में वोट पड़ा था सारे विधानसभा को जोड़कर 15 लाख और लोकसभा में वोट पड़ा है 13 लाख। ये 2,62,000 जो नए वोटर थे, ये वोटर मनोज तिवारी जी को वोट नहीं दिए थे। ये वोटर अब पहली बार जो है वोट देंगे। तो इस तरह से दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लीजिए, मनोज तिवारी जी 1.5 लाख के लीड से आगे जा रहे हैं। अब दोस्तों मैं एक समरी आपको कर दूं, समराइज कर दूं कि कोई प्रकार का कैलकुलेशन कर लिया जाए। अब दोस्तों मैं लास्ट में आपको यही बता रहा हूं कि चाहे 2019 के विधानसभा को, चाहे 2019 के लोकसभा को आप आधार लीजिए या 2020 के विधानसभा को आधार लीजिए, मनोज तिवारी जी के संसदीय क्षेत्र में केवल सीमापुरी, बाबरपुर और एक सीलमपुर, यही 3 जगह है जहां पर कि उनको थोड़ा मेहनत करना है और इसके अलावा हर एक विधानसभा में उनको जो है लीड है। और मनोज तिवारी जी के विजय रथ को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिल करके रोक ले, ये उन दोनों की औकात नहीं है कि वो तिवारी जी के विजय रथ को रोक ले। अब दोस्तों अंत बात करके मैं अपने आप को कंक्लूड कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कितना भी जोड़ लगाए, कितना भी बड़ा गठबंधन कर ले, लेकिन आज के एनालिसिस के आधार पर यह क्लियर है कि दिल्ली का उत्तर पूर्व क्षेत्र से अगर मनोज तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन मनोज तिवारी जी के विजय रथ को नहीं रोक पाएगा और मनोज तिवारी जी मिनिमम 1.5 लाख के वोट से चुनाव जीत करके फिर से तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अब मैं अपने आज के इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। कल मैं फिर नई दिल्ली लोकसभा सीट में इसी प्रकार विधानसभा वाई जाऊंगा मीनाक्षी लेखी जी का लेकर के, और मैं देखूंगा वहां पर हम लोग देखेंगे फिर एनालिसिस के द्वारा कि क्या होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।